Let's go to the next question. X, Y, and Z sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Right? तो फटाफट बताओ कितने पार्टनर्स है X, Y, and Z. What is profit sharing ratio? So that is 2:2:1. Right? Agreed upon dissolution of their partnership on 31st December 2012. तो वो लोग क्या करे, डिसोल्यूशन करे कौन से डेट पे, 31st December 2012. On which date their balance sheet was as under. तो हम लोगों को यहाँ पे उसका बैलेंस शीट दिया है, तो बताओ फटाफट बैलेंस शीट में तुम लोग क्या करने वाले हो. सर बैलेंस शीट में देख के सबसे पहले हम लोग करने वाले ट्रांसफर स्टेज. वेरी वेरी गुड. चलो फटाफट मुझे बताओ फिक्स एसेट कहाँ जाएगा. सर फिक्स एसेट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. वेरी गुड. जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ जाएगा, एट सरेंडर वैल्यू. चलो ठीक है फटाफट, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एक असेट है, विल गो टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. राइट. अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ अपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. राइट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. राइट. और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जो है वो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट से रिलेटेड है. तो फटाफट मुझे बताओ असेट्स कहाँ गया, रियलाइजेशन अकाउंट. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. देन डेटर्स. डेटर्स कहाँ जाएगा, सो डेटर्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट 10,000. राइट. फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये कहाँ जाएगा, सर ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा बट अपोजिट साइड. वेरी वेरी गुड. इट मीन्स कि इस 9,500 को हमको क्या करना है, इग्नोर. देन स्टॉक बोला है एट इनवॉइस प्राइस, तो स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट. सिमिलरली उसका लोडिंग प्राइस जो है, लोडिंग प्राइस दैट विल आल्सो गो टू रियलाइजेशन अकाउंट बट विच साइड, अपोजिट साइड. राइट. तो इस 8,000 को इग्नोर करेंगे हम लोग. इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट विल गो टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. एंड इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन फंड है दैट विल आल्सो गो टू योर रियलाइजेशन अकाउंट. राइट. एंड दिस नेट इफेक्ट विल बी व्हाट, इग्नोर. राइट. एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो Z का कैपिटल अकाउंट दिया है, कितना दिया है सर, 2,000. कौन से साइड में दिया है, असेट साइड. असेट साइड का मतलब कौन सा बैलेंस, सर डेबिट बैलेंस. तो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक्स का बैलेंस क्रेडिट में होगा, बोलो कितना, 40,000. वाई का बैलेंस क्रेडिट में होगा, बोलो कितना सर, 30,000. एंड जेड का बैलेंस डेबिट में होगा, कितना, इट विल बी 2,000. एंड देन बैंक बैलेंस दिया है कितना, 23,500. राइट. देन कैपिटल विल गो टू कैपिटल अकाउंट. रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, सो रिजर्व फंड विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन देयर व्हाट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्रेडिटर्स दिया है 19,000, कहाँ जाएगा, सर क्रेडिटर्स है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. सिमिलरली उसका प्रोविजन कहाँ जाएगा, सर ये भी ना रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा बट अपोजिट साइड. राइट. तो ये जो 18,500 इसको हम लोगों को इग्नोर करना है. वी हैव टू गिव इफेक्ट फॉर 19,000 एंड व्हाट, 500. सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, सर 2,000. दैट विल आल्सो गो टू योर रियलाइजेशन. क्लियर विद दिस. चलो तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कौन कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा. राइट. चलो अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा जर्नल एंट्री बताओ, नॉर्मल सा जर्नल एंट्री मुझे बताओ. असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, और ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट. तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, सर जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट. सिमिलरली लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट. तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, जर्नल एंट्री विल बी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. राइट. तो अगर वो असेट्स है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अगर वो लाइबिलिटी है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. ओके. चलो फटाफट हम लोग जरा यहाँ पे पोस्टिंग देख लेते हैं. ठीक है. So all of you please concentrate here. चलो सबसे पहले
असेट्स का अमाउंट कितना है सर 50, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना है 10, डेटर्स का अमाउंट कितना है 10, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है 10, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 8, राइट। तो ये जो मैंने अभी ग्रीन मार्कर से मार्किंग किया है ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। फटाफट मेरे को बताओ, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, राइट। सो व्हाट विल बी द एंट्री? सो journal entry will be realization account debit to fixed asset, to joint life policy, to debtors, to stock, to investment. आई विल सजेस्ट यू कि मैं जो जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ तुम लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरा जर्नल एंट्री लिखो, क्योंकि पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ जर्नल एंट्री पे। लेजर तो वैसे भी आ जाएगा अगर तुम लोगों को जर्नल एंट्री अच्छे से आता होगा तो। ओके, सो कम टू रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, वन बाय वन सब नाम देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, टू फिक्स असेट 50,000, टू joint life policy 10,000, two debtors 10,000, two stock at IP 10,000, two investment कितना है 8,000। क्लियर? तो ये एंट्रीज अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, राइट। श्योर। अब इसके बाद क्या, इसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 500, देन लोडिंग है 2000 का, फ्लक्चुएशन फंड है 500 का। ये सब अगर ध्यान से देखोगे तो सब्ट्रैक्ट किया मतलब ये असेट में से माइनस किया, असेट में से माइनस मतलब इसका बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा सर? जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दूसरा लोडिंग अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तीसरा फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखेगा सर? ये दिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ देखो बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना 500, बाय प्रोविजन ऑन स्टॉक बोले तो लोड का अमाउंट है 2000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 500। ओके, तो इसी के साथ अपना असेट साइड का मेजॉरिटी ऑफ द आइटम हो गया। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड कितना 2000। मेरे को बताओ कैपिटल है तो कहाँ जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट बोले तो बेसिक बैलेंस डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ डेबिट साइड। तो ये है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जेड के इसमें 2000, जेड के कॉलम में कितना आएगा 2000। क्लियर? देन उसके बाद क्या है सर? उसके बाद बैंक बैलेंस है 23,500, बोलो कहाँ जाएगा सर? ये तो अपने कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,500। ओके, तो इसी के साथ अपना जो असेट साइड था, असेट साइड वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड अगर हम लोग देखें तो पहला है कैपिटल, एक्स का कितना है 40,000, वाई का कितना है 30,000। लाइबिलिटी साइड में मतलब बेसिक बैलेंस क्रेडिट। तो चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का 40,000, वाई का कितना है 30,000। क्लियर विद दिस? श्योर। उसके बाद देयर इज रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10,000 को डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले तो 2:2:1। तो 10,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2:2:1 में तो क्या आएगा बताओ सर? 4,000, 4,000 एंड व्हाट 8,000, राइट। तो चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। सर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व फंड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 4,000, 4,000 एंड व्हाट 2,000। और याद रखना ये ट्रांसफर स्टेज है, ट्रांसफर स्टेज में सिर्फ ओनली वन इफेक्ट, ओनली वन, राइट। नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना है 10,000, कौन से अकाउंट में जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा मेरे को बताओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड असेट में कि लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, जर्नल एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन।
तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अमाउंट इज ₹10,000। क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स का 19,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग का 2,000। ये दोनों भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, देखो बाय क्रेडिटर्स पूरा का पूरा 19,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। एंड देन अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स कितना, 500। लाइबिलिटी साइड में माइनस साइन है, लाइबिलिटी साइड में माइनस, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, क्रेडिट साइड में माइनस साइन मतलब बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन क्रेडिटर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो चेक कर लो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, 500। राइट? चलो इसी के साथ अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज योर ट्रांसफर स्टेज। ओके, चलो अब ट्रांसफर स्टेज के आगे चलते, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। देखो, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय एक्स एट ₹6,000। इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? एक्स लेके गया। कितने रुपीज में? 6,000 में। तो देखो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री तुम लोगों को यहीं पे लिख के बता देता हूँ, तो एकदम इजी हो जाएगा। पहली बात, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू बताओ। सर इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 0। बताओ क्यों? क्योंकि ट्रांसफर स्टेज हो गया है। ट्रांसफर स्टेज होते ही हर एक असेट, हर एक लाइबिलिटी जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसका बुक वैल्यू 0 हो जाता है। बराबर है? तो इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? एक्स। तो एक्स के पास से पैसा रिसीवेबल है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना मिलेगा पूरा का पूरा प्रॉफिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी ₹6,000। चलो फटाफट इसका डबल इफेक्ट बताओ। सर डबल इफेक्ट, एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो आ जाओ फटाफट एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड देख लेते हैं फटाफट। एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड देखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट एक्स के कॉलम में 6,000 दिखा। सेकेंड इफेक्ट बताओ। सो रियलाइजेशन में क्रेडिट, आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, बाय एक्स का कैपिटल अकाउंट अमाउंट आ गया 6,000, और ब्रैकेट में ना ये लिखना कंपलसरी कि वो क्या लेके गया। तो ब्रैकेट में तुम लोगों को कंपलसरी लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ईच एंड एवरी डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी फिर वो क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर टेकन ओवर बाय वाई। राइट? तो क्रेडिटर्स जो 10,000 का था वो कौन लेके गया? वाई लेके गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, who agreed who agreed to settle account with them at 9,900। अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स कितने के थे? सर 10,000। कितने में अग्रीड हो गया? अग्रीड वैल्यू, सर अग्रीड वैल्यू है 9,900। अग्रीड वैल्यू है 9,900, बराबर है? इट इज रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग? देखो ना, 10,000 का क्रेडिटर्स था और 9,900 में उसने दे दिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखने जाएंगे तो अग्रीड वैल्यू 9,900 ही है, लेकिन y जो है इसने y ने बिजनेस के साथ एक छोटा सा गेम खेला और यहाँ पे y का 100 रुपए का फायदा हुआ। कैसे? y ने हमारे पास से क्या लिया? क्रेडिटर्स। मतलब y ने बिजनेस के पास से क्या लिया? क्रेडिटर्स। कितने रुपीस का? 10। कितने रुपीस का? 10,000। कितने रुपीस का? 10। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिटर्स को पे किया तो एंट्री, सर क्रेडिटर्स को ट्रांसफर स्टेज के बाद पे किया तो पूरा का पूरा लॉस, जर्नल एंट्री की रियलाइजेशन टू कैश बैंक। यहाँ पे कौन लेके गया? वाई। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा?
So journal entry will be realization account debit to Y's capital account and amount will be rupees 10,000. बराबर है। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर कौन लेके गया? वाई। तो वाई ने ले लिया, कितने रुपीस का क्रेडिटर्स था? 10,000, राइट। तो जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000। अच्छा, अपने अपने हिसाब से अमाउंट आना चाहिए 9,900, क्योंकि अग्रीड वैल्यू वो है, बराबर है। लेकिन 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 वाई ने हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेला है। वाई ने क्या गेम खेला है? वाई ने क्या गेम खेला है हमारे साथ? वाई ने क्या किया? देखो, वाई ने हमारे पास से क्रेडिटर्स लिया, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना था? 10,000, बराबर। एंड बाद में वाई ने क्या किया? हु हु हैज अग्रीड टू सेटल अकाउंट with them at rupees 9,900। मतलब वाई ने बिजनेस को छुपा के उन लोगों से सेटल किया 9,900 में। अब इसमें हुआ क्या, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम क्रेडिटर्स हो। कौन हो? क्रेडिटर हो। कोई बिजनेस में तुमने पेमेंट किया हुआ है और अब वो बिजनेस बंद हो गया, तो बताओ क्या तुमको टेंशन आएगा? सर बिल्कुल आएगा। हमने अगर किसी बिजनेस को पैसे दिए, हमने किसी बिजनेस को गुड्स दिया और उससे पैसे लेने बाकी है और वो बिजनेस बंद हो गया, तो हमको तो टेंशन आएगा, बराबर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? एक पार्टनर को पकड़ेंगे और पार्टनर को क्या बोलेंगे? तू एक काम कर, मेरा पैसा दिलवा दे, तो क्या मैं तेरे को 100-200 रुपए कम करके दे दूंगा, बराबर। तो सिमिलरली ये जो क्रेडिटर है उसने वाई को पकड़ लिया। वाई को क्या बोला? तू एक काम कर, मेरा क्रेडिटर का अमाउंट 10,000 है, बट तू मुझे 10,000 मत देना, 9,900 ही दे दे, 100 रुपीज तू रख। समझा? तो वाई ने क्या किया? वाई ने बिजनेस के पास से लिया 10,000, 100 रुपीज वाई ने खुद ने रखा और 9,900 क्रेडिटर को दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे बिजनेस का कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। यहाँ पे बिजनेस ने 9,900 नहीं, बिजनेस को तो पूरे के पूरे 10,000 ही पे करने पड़े। इसका मतलब यहाँ पे वाई ने थोड़ा सा चापलूसी किया बिजनेस से और 100 रुपए कमा लिए। अंडरस्टूड? सो फॉर बिजनेस ये 9,900 बिल्कुल बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि उसने क्या लिखा? देखो ना, अग्रीड विद देम। मतलब वाई ने उन लोगों के साथ सेटिंग करके 9,900 में सेटल किया, बट बिजनेस को तो 10,000 पूरे देने पड़ेंगे। तो बिजनेस के लिए जो लॉस है दैट इज 10,000 एंड नॉट 9,900। क्लियर? तो बोलो, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। डबल इफेक्ट बताओ। सर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना? पूरे 10,000, 9,900 को हमने इग्नोर किया क्योंकि उसका और बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिटर्स टेकन ओवर, राइट? ओके। अब जर्नल एंट्री क्या बोला? रियलाइजेशन टू वाई, तो वाई के कैपिटल में क्रेडिट साइड आना चाहिए। वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स अमाउंट वाई के इसमें कितना है? 10,000। क्लियर? चलो ये एक काम खत्म हो गया। आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने ये बोला है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 7,500। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो क्रेडिटर्स था ना, क्रेडिटर्स वो 19,000 था। 19,000 में से 10,000 का क्रेडिटर वाई लेके गया। बचे हुए क्रेडिटर को हमने पे कितना किया? सर बचे हुए क्रेडिटर को हमने पे किया 7,500। तो हमने पेमेंट कितना किया रहेगा? 7,500। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट 7,500 है, 9,000 इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलो बताओ, जो भी अमाउंट हमने पे किया, किसको पे किया? क्रेडिटर्स को पे किया, तो हमारी जेब से क्या गया? कैश गया, और जितना भी पे किया हमारे लिए वो लॉस हो गया। जर्नल एंट्री बताओ। सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो फटाफट आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितना? 7,500।
अच्छा, जर्नल एंट्री क्या बोला था, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, कैश बैंक के क्रेडिट में। देखो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का 7,000 क्लियर। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर, चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी was surrendered and fixed asset realized 70,000, stock and debtors realized 7,000 and 9,000 respectively, right? Okay, तो अब उसने क्या बोला, देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सरेंडर, सरेंडर बोल दिया तो कैंसिल कर दिया। कभी भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब सरेंडर होता है तो तुमको ना उसका सरेंडर वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। तो फटाफट मुझे बताओ उसका सरेंडर वैल्यू कितना था, 10,000। तो शॉर्टकट में बात करें तो हम लोगों को 10,000 रुपीज मिला, राइट। अच्छा मेरे को बताइए जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, हाँ सर ट्रांसफर किया, तो इसका बुक वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब बुक वैल्यू जीरो होने के बाद अगर तुमको 10,000 रुपीज मिलता है, 10,000 रुपीज मिलता है, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, सर पूरा का पूरा 10,000। वेरी वेरी गुड। तो सिमिलरली यहाँ पे अब जर्नल एंट्री क्या आएगा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। देखो तुमको पैसे मिल गए तो जर्नल एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। जितने पैसे मिले पूरा का पूरा प्रॉफिट, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ना वन बाय वन लिखते हैं, वन बाय वन। बोलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना मिला होगा, सर 10,000, वेरी गुड, प्लस असेट रियलाइज कितना है सर 70,000, परफेक्ट है। स्टॉक का कितना मिला सर 7,000 मिला, तो प्लस 7,000, वेरी नाइस। डेटर्स का कितना मिला सर, डेटर्स का मिला 9,000। तो बताओ फटाफट इन शॉर्ट मुझे टोटल कितना मिला, सर 10,000 प्लस 70,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000, सर टोटल हमको मिला है 96,000। क्लियर। अच्छा जर्नल एंट्री क्या है सर, जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट वन बाय वन। पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 10,000, फिक्स एसेट का 70,000, स्टॉक का 7,000, डेटर्स का 9,800। सर डेटर्स का आपने ना अमाउंट रॉन्ग बोला, डेटर्स का अमाउंट 9,000। ओ हो। तो यहाँ पे ये जो है ये डेटर्स का अमाउंट रॉन्ग है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ और ये करेक्टेड अमाउंट है 9,000। ओके, तो दैट अमाउंट इज रॉन्ग, मैंने उसको चेंज करके कितना कर दिया 9,000। ओके। अच्छा अब आगे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़े टाइम के बाद रीड करेंगे। एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ इन लोगों का टोटल बताओ, सिर्फ इन लोगों का टोटल। सर उसका टोटल था 96,000, 96,000 बराबर है ना। अब तक हम लोगों ने ये दो चीज कंसीडर नहीं किया है, अगर अगर कंसीडर करोगे तो कितना आएगा, देखो 96,000 प्लस 1,300 प्लस 800, राइट। तो आंसर आएगा 98,100 जो यहाँ पे तुम लोगों को दिया। ओके, तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये जो 9,800 गलती से लिखा था, इट वाज अ प्योर मिस्टेक। ओके चलो मैंने बताओ जर्नल एंट्री क्या बोला था, सर आपने जर्नल एंट्री बोला था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखा, सेकेंड इफेक्ट बताओ, सर कैश बैंक के डेबिट में। आ जाओ फटाफट, देखो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 10, फिक्स एसेट का 70, स्टॉक का 7,000, डेटर्स का यहाँ पे आना चाहिए 9,000, बराबर है। अच्छा अगर मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं, तो कैश और बैंक अकाउंट में ना इतना डिटेल देने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग ने ये सब नहीं लिखते हुए डायरेक्टली रियलाइजेशन के इसमें 96 लिख सकते। डायरेक्टली क्या लिखेंगे
96,000। जर्नल एंट्री क्या बोला, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश बैंक के डेबिट में। रियलाइजेशन में ब्रेकअप का जरूरत है, कैश बैंक में ब्रेकअप नहीं भी दिखाओगे तो भी चले। सर यहाँ पे देखो ना कुछ और भी है, मैंने अभी तक वो रीड नहीं किया है, क्वेश्चन रीड करूंगा तो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एज ऑफ नाउ 96,000 का एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे किया। चलो आगे चलते क्या बोला है, फिर देखो वो क्या बोला, वन कस्टमर whose account was written off as bad, मतलब एक अकाउंट था, एक डेटर्स था, कस्टमर बोले तो डेटर्स, हमने ना उसको राइट ऑफ कर दिया था एज बैड। बैड का मतलब होता है बैड डेट्स, मतलब पिछले साल या पिछले के पिछले साल या कभी तो इस डेटर्स को ना हमने क्या किया था, बैड डेट्स में डाल दिया था, ये बोल के कि हमको इससे पैसे मिलने वाले नहीं है। लेकिन अचानक से उसके पास पैसे आ गए, तो नाउ नाउ क्या बोल रहे हैं वो, नाउ पेड ₹800 which is not included in 9,000 mentioned above। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट 9,000 है, राइट, इसके अंदर ये 800 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये जो 800 है ये हमको अलग से एक्स्ट्रा मिले। अब पैसा कहीं से भी मिले कैसे भी मिले, मिला तो प्रॉफिट ही हुआ। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, अमाउंट कितना आएगा 800, और इसको ना हम लोग बोल सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या बोल सकते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो डबल एक बताओ, सर कैश बैंक में डेबिट, आ जाओ कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट साइड में एक 800 बढ़ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ देखो इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखो 9,800 लिखा था, मतलब 9,000 में प्लस 800 इन लोगों ने यहाँ पे करने के बाद ये दिखाया। बट हम क्या करेंगे, पहले 96,000 अलग 800 अलग, ये सब लिखेंगे। क्लियर विद दिस, चलो तो जर्नल एंट्री क्या बोला था, सो जर्नल एंट्री था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड नहीं, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है 800। तो जर्नल एंट्री क्या बोला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एक इफेक्ट कैश बैंक के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। आगे उसने बोला है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड एट 3,000। ओ हो, मतलब यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड असेट भी है, क्या है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट, तो चलो अब उसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट कितने का है सर, 3,000। अब देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट है, कितने का है सर, 3,000 का। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड, तो इसका बुक वैल्यू क्या रहेगा सर। पहली बात देखो ये अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट का ना बुक वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। बुक वैल्यू क्या होता है, जीरो। भैया जी इस चैप्टर में अगर ये रिकॉर्डेड भी होता तो ट्रांसफर स्टेज के बाद तो वो वैसे भी बुक वैल्यू जीरो होना है। अरे हाँ, अब इसमें मेरे को ये सब चीज बताने का मतलब क्या है, ये सब चीज बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो अनरिकॉर्डेड असेट है, इस अनरिकॉर्डेड असेट को तुम जितने में भी बेचोगे, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जितने में भी बेचोगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट है, पूरा का पूरा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका बुक वैल्यू क्या है, जीरो, बुक के अंदर उसका वैल्यू क्या है, जीरो, राइट। चल क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। उसने बोला है हाफ ऑफ विच was handed over to unrecorded liability of 5,000। हे भगवान, अनरिकॉर्डेड असेट के सामने वहां पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है,
अच्छा मुझे बताओ, तुमने एक दुकान से 10,000 का सामान खरीदा और वो सामान खरीदने के बाद तुम एंट्री करना भूल गए, बराबर, तो उसी को बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बताओ तुम भूल गए, इट्स ओके, लेकिन क्या वो दुकानदार तुमसे पैसे मांग कर ही रहेगा? क्या वो दुकानदार तुमसे पैसे लेकर ही रहेगा? कॉमन सेंस है, उसने तुमको गुड्स बेचा है तो अपने पैसे थोड़ी ना छोड़ देगा, राइट? तो हम भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना होता तो मैं बैंक से करोड़ों रुपए ले लेता और भूल जाता, हो गया, चलो अपना पैसा हो गया। वो ऐसे होता नहीं। तो देर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 5,000 और इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करना कंपलसरी है, राइट? चलो, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर ये अनरिकॉर्डेड है तो इसका बुक वैल्यू क्या रहेगा? सर इसका भी बुक वैल्यू तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मान लिया कि बुक वैल्यू जीरो है, बट किसी भी हालत में 5,000 रुपए तुमको पे करना ही पड़ेगा। पे करोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? ओके। अब एक ना छोटा पॉइंट मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ और फिर बाद में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अनरिकॉर्डेड असेट है और मेरे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। चलो, अनरिकॉर्डेड असेट, अब अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, मैं जब बेचूंगा तो मेरे को पैसे तो मिलेंगे और जितना मिलेगा पूरा प्रॉफिट। तो बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2,500 में बेचा, एंट्री बताओ। सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, बराबर है, और जितना मिलेगा पूरा का पूरा प्रॉफिट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2,500, क्योंकि मैंने 2,500 में बेचा। ओके, चलो ये काम खत्म हो गया। दूसरा, लाइबिलिटी बताओ, लाइबिलिटी कितने का है? सर 5,000। अब अपना दुकान तो बंद हो गया, तो जिसका ये लाइबिलिटी है वो बेचारा पहले से डर गया होगा, अरे यार इसका तो दुकान बंद हो गया, मतलब मेरे पैसे डूबे। तो मैंने इसको क्या बोला, तो 2,500 ले रहा है तो बता मैं तुझे पे कर दूं। उसने बोला हाँ हाँ भाई फटाफट दे दे, मेरे को 2,500 देगा तो भी चलेगा। तो बताओ फटाफट, अग्रीड वैल्यू क्या हुआ? सर 2,500। तुम पे कितना करोगे? सर 2,500। तुम्हारा लॉस कितना होगा? सर 2,500। जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? सर जितना हम लोग पे करेंगे उतना, बोले तो 2,500। समझा? यस और नो? वेरी गुड। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लो ये जो अनरिकॉर्डेड असेट है, ये अनरिकॉर्डेड असेट ना एक एसी है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक एसी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है ना, फॉर एग्जांपल मान लो एक दुकानदार है। कौन है? एक दुकानदार। मैंने क्या किया, मेरा एसी इस दुकानदार को दे दिया। मेरा एसी मैंने इस दुकानदार को दे दिया। मतलब मैंने asset asset is used asset is used to pay off liability. Asset is used to pay off what? Liability. अच्छा, मैंने क्या किया, ये उठा के ना इसको दे दिया और बोला 2,500 में ले ले, और इसका 2,500 मैंने इसका पे ऑफ कर दिया, बराबर। अच्छा, मेरे पास अब असेट बचा क्या? सर असेट तो खत्म हो गया। लायबिलिटी बचा क्या? सर वो तो खत्म हो गया। अच्छा, असेट जब मैंने उसको दिया तो मेरा प्रॉफिट हुआ रहेगा, लायबिलिटी जब पे ऑफ किया तब मेरा लॉस हुआ रहेगा। तो बताओ, असेट को बेचने का एंट्री सर कैश बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी को पे ऑफ करने का एंट्री सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बराबर है ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब अगर मैंने ये असेट
इसको दे दिया तो क्या मेरे को पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेगा। क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? सर बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये रियलाइजेशन। तो मुझे बता, ऐसा कोई जर्नल एंट्री करने का कोई मतलब तो बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, whenever asset is used to pay off क्या, लाइबिलिटी, तो उसका जर्नल एंट्री होता ही नहीं है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में फिट कर लो, whenever asset is used to pay off क्या, लाइबिलिटी, there is no journal entry, there is no journal entry। ये पॉइंट सब लोगों के दिमाग में फिट हो गया? श्योर? चलो, तो अब ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया कि जब हम लोग असेट यूज करते हैं टू पे ऑफ लाइबिलिटी, तो असेट को बेचने का प्रॉफिट और लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का लॉस। जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखना है। तो क्या मतलब है? तो उससे बेटर है कि उसका एंट्री मत करो। वेरी गुड। चल, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, अनरिकॉर्डेड असेट था, अनरिकॉर्डेड असेट्स था कितने का? 3000 का। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कितने का? सर 5000 का। देखो, अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, असेट कितने का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने में बिकेगा, बेच के कितना पैसा मिलेगा। जितना मिलेगा पूरा प्रॉफिट, फिर वो 3000 भी हो सकता है, 3000 से कम भी हो सकता है, 3000 से ज्यादा भी हो सकता है। डन, वेरी नाइस। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने 5000 के लिए 5000 पे किया तो 5000 का लॉस, 5000 के लिए तुमने 3000 ही पे किया तो 3000 में सेटलमेंट किया तो 3000 का लॉस। और 5000 के जगह पे मान लो बंदे ने बोला नहीं नहीं मेरे को 10% इंटरेस्ट भी चाहिए, तो तुमको 5500 पे करना पड़ेगा, तो 5500 का लॉस होगा, राइट। तो हमारे लिए एज ऑफ नाउ ये जो 3000 है, ये जो 5000 है, अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अभी की तारीख में वो वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, बिफोर रीडिंग क्वेश्चन एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सर, अगर क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, खाली ये बोला अनरिकॉर्डेड असेट है 3000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 5000, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है, तो क्या करने का? भैया जी, अज्यूम कर लो कि इसके पूरे के पूरे 3000 रुपए मिल गए, जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, एंड अज्यूम करो कि इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट विल बी 5000। तो अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिया है और वो देने के बाद उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इट इज कॉमन सेंस कि जो असेट है वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, बेचो पैसे ले लो। जो लाइबिलिटी है वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो जितने का लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करो। ओके, ये पॉइंट मैंने कब बताया? जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा तब। लेट्स सी अपने क्वेश्चन में क्या दिया। देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला है, उसने बोला है अनरिकॉर्डेड असेट 3000 का है, फिर बोलता है हाफ ऑफ विच was handed over to unrecorded liability of 5000 in settlement of claim of 2500, बराबर है। तो उसने क्या बोला, मैं बताता हूँ। ये असेट को दो पार्ट में डिवाइड करना, बराबर, हाफ और फिर हाफ। बोलो, अगर मैं बात करूँ हाफ का, तो इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू, सर वैल्यू होगा 1500, बचे हुए का सर 1500, बराबर है।
ये असेट हमने किसको दे दिया? सर हमने लाइबिलिटी को दे दिया। और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कितने का हुआ है? सर 2500 का। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने मेरा 3000 का हाफ मतलब 1500 का असेट दे करके मैंने 5000 में से सेटलमेंट ऑफ क्लेम किया 2500 का। ओ माय गॉड, मतलब मैंने ये 1500 का असेट देकर मैंने ये 2500 का सेटलमेंट कर लिया। मतलब ये 1500 का असेट मैंने इसको दिया और इसको मैंने ये बोला अब तेरा पेमेंट 2500 कम हो गया। मतलब अब बताओ मेरा लाइबिलिटी का बैलेंस कितना बचेगा? सर लाइबिलिटी का बैलेंस बचेगा 2500। क्लियर? तो इसका मतलब मैंने 1500 का असेट यूज किया टू पे ऑफ 2500 का लाइबिलिटी। और जब मैंने असेट को यूज किया टू पे ऑफ लाइबिलिटी, इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा, इसका कोई भी लेजर पोस्टिंग नहीं आएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, 1500 का असेट सामने वाले अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को दे दिया और उसको क्या बोला, चलो अब तेरा 2500 का सेटलमेंट हो गया। मतलब उसका जो लाइबिलिटी था उसमें से 2500 का वैल्यू क्या हो गया, कम। तो मेरा असेट कम हुआ 1500 से, लाइबिलिटी कम हुआ 2500 से, और दोनों को सेटल कर दिया। इसलिए असेट इज यूज्ड टू पे ऑफ लाइबिलिटी जिसका कोई जर्नल एंट्री होता नहीं। राइट? ओके, अब देखो मेरे पास असेट कितने का था, 3000। कितने का असेट उसको दे दिया, 1500। कितने का असेट बच गया, 1500। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा, वी विल अज्यूम कि 1500 का असेट मैंने 1500 में बेच दिया। जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 1500। क्लियर? लाइबिलिटी का बात करते हैं। लाइबिलिटी टोटल कितना था, 2500। उसमें से कितने का सेटलमेंट हो गया, सॉरी टोटल कितना था 5000, उसमें से कितने का सेटल हुआ 2500। कितने का लाइबिलिटी बच गया, 2500। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में इस 2500 के बारे में कुछ भी दिया नहीं है, कंपल्सरी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, बॉस पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन रीड कर लेते, क्या दिया है देखो, क्या दिया है, द रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज 1300। तो बोल रहा है ये जो रिमेनिंग असेट है उसको मैंने मार्केट में बेचा। कितने में बेचा, 1300 में। जितने में बेचा उतना पैसा मिलेगा। जर्नल एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में बेचा, सर 1300। कितना अमाउंट मिलेगा, सर 1300। देन इन दैट केस ये 1500 को गोली मारो। राइट? तो देख लेते हैं फटाफट, कैश बैंक में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। ओके चलो, कैश बैंक में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड 1300 मिला। दूसरा कैश बैंक के डेबिट में यहाँ देखो अनरिकॉर्डेड असेट 1300। समझा ये अनरिकॉर्डेड असेट क्या था? जर्नल एंट्री सब लोगों को समझ में आया। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है, 1300। ओके चलो क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं। अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, पे तो करना पड़ेगा। कितना, पूरा अमाउंट, दैट इज 2500। चलो क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है, वाई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ completing the dissolution and he granted a salary of 400 per month। अच्छा, ये जो डिसोल्यूशन है वो काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, बराबर है। तो वाई का काम क्या, असेट को बेचो, लाइबिलिटी को पे ऑफ करो। मतलब बेचारा अपना सब काम धाम छोड़ के इसको डिसॉल्व करने के पीछे पड़ा है। तो ये काम करने के बदले में उसको सैलरी मिलेगा कितना, सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये सैलरी उसको कौन देगा, सर बिजनेस देगा, और कौन देगा। तो बिजनेस अगर सैलरी देगा तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सर इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, बोले तो लॉस होगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा,
सर जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो रहा है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्योंकि वाई को पेमेंट करना है। तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट क्योंकि वाई को पेबल है, पेबल बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस कितना, सर देखो 400 पर मंथ बोला है, राइट। अच्छा डिसोल्यूशन कब से चालू हो गया, सर डिसोल्यूशन चालू है 31 दिसंबर 2012 से। कब तक चला, देखो वहां पे बोला है एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1100, डिसोल्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड फाइनल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30th अप्रैल 2013। मतलब डिसोल्यूशन हुआ कब, डिसोल्यूशन हुआ 31 दिसंबर को। जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का पेमेंट है, 4 मंथ्स। तो मुझे बताओ 400 into 4 that comes to 1600, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या बोला हम लोगों ने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, वाई। अमाउंट कितना आएगा 1600, ओके। तो लेजर पोस्टिंग बताओ, सर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो यहाँ पे फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो यहाँ पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट सैलरी 400, 4 महीने का टोटल 1600। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ देखो वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट और वाई के कॉलम में 1600। क्लियर, वेरी नाइस। चलो अब इसके अलावा और क्या बोला है, सर वहां पे देखो एक्चुअल एक्सपेंसेस करके भी कुछ बोला है 1100 का। ओके एक्चुअल एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, सर खर्चा हो गया तो एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट विल बी 1100। वेरी नाइस। तो बोलो क्या एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, देखो ये है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिख दो और यहाँ पे देखो इसने लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100। पागल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग ये कट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड अमाउंट विल बी 1100। तो जर्नल एंट्री क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे देखो 1100 लिखा हुआ, राइट। मैं जैसे तुम लोगों को पोस्टिंग बोल रहा हूँ तुम लोग वैसे ही लिखो, मैं जो नाम बोल रहा हूँ तुम लोग वही नाम लिखो। जर्नल एंट्री में ऑलरेडी तुम लोग के सामने पास कर रहा हूँ, लेजर इफेक्ट कैसे करना है तुम लोग को सबको पता है। तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मत देखो कि यहाँ पे नाम क्या लिखा है। जर्नल एंट्री क्या बोला, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश बैंक लिखो, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस और सेकंड कैश बैंक में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 1100। तुम लोग इनका प्रेजेंटेशन देखो ही मत, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसे टाइप से तुम लोग कर सकते हो, ओके। देन आगे चलते हैं, सर आगे क्या चलोगे, यहाँ पे तो सम खत्म हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक अकाउंट। ओके सम तो कंप्लीट हो गया, बराबर है। लेकिन 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 मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी क्या बोला है, अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप्स। तो अब मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सम एक्सप्लेन कर दिया, पूरा का पूरा सम हम लोग ने डिस्कस कर लिया, पूरा का पूरा सम सॉल्व भी कर लिया, लेकिन एक बार पहले ना स्टेप्स चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग ने पूरा का पूरा स्टेप फॉलो किया है। स्टेप नंबर वन इज ट्रांसफर स्टेज, स्टेप नंबर वन इज ट्रांसफर स्टेज, और स्टेप नंबर वन हम लोगों ने कर दिया है ट्रांसफर स्टेज। क्लियर। स्टेप नंबर टू क्या है, सर स्टेप नंबर टू इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये असेट है 50,000 का, राइट, वो हमने 70 में बेचा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 10,000 मिल गए, डेटर्स जो था उसका हम लोगों को 9,000 मिल गया, फिर ये जो स्टॉक है उसका हम लोगों को 7,000 रुपीज मिल गया, राइट। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे वाई लेकर चले गया, इसका मतलब मेरे पास जितने भी असेट थे वो पूरे के पूरे बिक गए, या फिर कोई पार्टनर लेके गया, जो अनरिकॉर्डेड असेट था वो भी, अनरिकॉर्डेड असेट भी मैंने या तो उसको
बेच दिया या किसी लाइबिलिटी को दे दिया, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मेरे पास अब एक भी असेट नहीं है, रिकॉर्डेड बोलो या अनरिकॉर्डेड बोलो, मैंने या तो बेच दिया या तो किसी पार्टनर को दे दिया। ओके, तो इसी के साथ मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। स्टेप नंबर 3 क्या है? सो स्टेप नंबर 3 है डिसोल्यूशन एक्सपेंस या फिर बोल सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस में एक तो ये 1100 भी आएगा और ये 1600 दोनों भी आएगा। वाई को जो तुम सैलरी पे करो वो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस ही तो है, प्लस अलग से हमने 1100 का खर्चा भी किया, तो ये दोनों भी रियलाइजेशन एक्सपेंस में आएगा। जर्नल एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अगर हमने पेमेंट किया है, एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट जो हम लोग ने वाई को सैलरी दिया है, तो ये भी हमने डबल इफेक्ट कर लिया है, इसका जर्नल एंट्री भी डिस्कस कर लिया है, तो इसका काम भी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। ओके, स्टेप नंबर 3 हो गया। व्हाट इज स्टेप नंबर 4? सर स्टेप नंबर 4 है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी का अगर मैं बात करूं, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मेरे पास एक तो क्रेडिटर्स है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, और मेरे पास है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का ये 5000। तो इन ऑल अगर मैं लाइबिलिटी का बात करूं, इन ऑल अगर मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी का बात करूं, तो मेरे पास ये टोटल 3 आइटम है, राइट। लेकिन अगर मैं क्रेडिटर्स का बात करूं, तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स एक तो वाई लेकर गया, फिर यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स हमने पे ऑफ कर दिया, मतलब क्रेडिटर का किस्सा हो गया खलास, बराबर। लेकिन क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। क्वेश्चन में इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। तो इसका मतलब देखो, ये तो इसके साथ सेट ऑफ हो चुका है, इसको गोली मारो, बट ये जो बैलेंस है इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पे, राइट। तो इसको पे करना कंपलसरी है। कितना पे करोगे? सर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो 2500 है तो 2500 तो पे करेंगे। तो बताओ फटाफट, अगर तुम लाइबिलिटी पे ऑफ करते हो, तो व्हाट विल द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक लिख दो। उसके अंदर देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का 2500, वो बोल रहा है आधा, है ना, यहाँ पे देखो हाफ, यही तो है ना वो हाफ, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री मैंने क्या बोला? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश बैंक लिखो, दो चीज पे करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करनी है, बिल्कुल भी भूलो मत। ईच एंड एवरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज टू बी पेड, ईदर इट इज गिवन इन क्वेश्चन और नॉट। ओके, अच्छा सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर सेकेंड इफेक्ट जाएगा ये कैश बैंक के क्रेडिट में। तो देखो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का 2500, आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2000। तुमको ये सब नाम नहीं लिखना है तो मत लिखो, डायरेक्टली लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सीधा दोनों का टोटल 2500 प्लस 2000 टोटल मिला के 4500। क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ मेरा स्टेप नंबर 4 हो गया, दैट इज पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। देखा स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है? स्टेप देखा तभी हम लोगों को पता चला कि कुछ लाइबिलिटी है जो हम लोगों ने पेमेंट किया नहीं, पेमेंट नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने उसका भी पेमेंट कर दिया। क्लियर? तो पेमेंट, फिर उसके बाद स्टेप 4 के बाद स्टेप नंबर 5 आएगा, दैट इज योर पार्टनर्स लोन। वो तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। एंड देन फाइनली देयर इज अ क्लोजिंग स्टेज। तो क्लोजिंग स्टेज में सबसे पहले क्या टैली करोगे? सर क्लोजिंग स्टेज में सबसे पहले टैली करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। ओके, तो जैसे ही तुम रियलाइजेशन अकाउंट टैली करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 24,900। एक्स वाई और जेड में 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 9960 एंड 4980। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो पार्टनर्स के कैपिटल में कहा जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में कहा जाएगा? क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, राइट।
उसके बाद जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करोगे तो दिस विल बी अ बैलेंसिंग फिगर, और जो भी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर होता है कौन से अकाउंट में जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है तो कॉमन सेंस से कैश और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और जैसे ही अमाउंट लिख दोगे योर कैश एंड बैंक अकाउंट शुड व्हाट टैली। समझा? चलो अब यहाँ पे ना कुछ एक पॉइंट उन लोगों ने लिखा हुआ है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए, देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वर नॉट रिकॉर्डेड, कॉमन सेंस यार, अनरिकॉर्डेड है तो नॉट रिकॉर्डेड। एनी पार्ट ऑफ सच असेट यूटिलाइज्ड टू डिस्चार्ज एनी पार्ट ऑफ सच लाइबिलिटी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड देयरऑन हैव टू बी इग्नोर्ड बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, इग्नोर। तो ये वही पार्ट हो गया, असेट इज यूज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटी। मैंने तो तुम लोग को ये बताया कि बाबा असेट अगर बेचोगे तो जर्नल एंट्री कैश बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी को पे करोगे रियलाइजेशन टू कैश बैंक, लेकिन असेट को यूज कर दिया लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो दोनों जर्नल एंट्री मर्ज हो जाएगा, कैश कैश विल गेट कैंसल्ड, जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, वो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बना, राइट। हेंस यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया इट इज टू बी इग्नोर्ड, राइट। उसके बाद क्या बोला, but unrealized asset, unrecorded asset realized, debts previously written off now recovered has been recorded। वो बोल रहा है unrecorded asset को अगर हमने बेचा तो पैसा तो मिलेगा, प्रॉफिट तो होगा, अगर प्रीवियसली कोई बैड डेट्स हुआ उसके पैसे मिले तो भी पैसा तो मिला, प्रॉफिट तो हुआ, तो जर्नल एंट्री आएगा एंड एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए वो एक टाइप का प्रॉफिट है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड, बोल रहे हैं अनरिकॉर्डेड असेट को जब उन्होंने बेचा वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। फिर वो क्या बोल रहा है, वाई टू ओवर क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 दिस हैज बीन रिकॉर्डेड, however he settles such liability is his personal matter। तो मैंने बोला ना उसने 9,900 में जब किया तो ₹100 वो उसका पर्सनल प्रॉफिट हुआ, बिजनेस का उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए उसने क्या लिखा, द डिस्काउंट ऑन पेमेंट डज नॉट बेनिफिट, किसको, डज नॉट बेनिफिट द फर्म। क्लियर?